इसलिए वो वाला जो एरिया है वो फ्लक्स को कैप्चर नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब यह हो गया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक मैथमेटिकल एंटिटी है, although it is connected to physical things like electric field and area vector, we can definitely measure. There are flux meters. So this is one kind of a physical parameter which has been mathematically defined, जिसको हम use करने वाले हैं further. It's going to play an important role in Gauss law and all that. तो अगर प्लेन एरिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यूनिफॉर्म है, तो हमने स्ट्रेट अवे ये cos थीटा लिखा है। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी नॉन यूनिफॉर्म हो जाए, एरिया भी अगर कर्व्ड है और टेढ़ा मेढ़ा है, तो उस केस में हम इन दैट केस हाउ विल यू डिफाइन मैथमेटिकली व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो इसकी एक डेफिनेशन पहले लिख लेता हूँ। पहले तो ये मैथमेटिकल वाला पार्ट है, दैट इज़ फॉर अ वेरी सिंपल केस जहाँ पर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई और एक प्लेन सरफेस एरिया ए, इन दोनों के कारण जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसका एक सिंपल डेफिनेशन हम लिख लेते हैं। और यहाँ पर एक यूनिट भी डिफाइन कर लेते हैं इसकी, न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। इसका एक और यूनिट हम डिराइव कर सकते हैं, न्यूटन मीटर अपॉन कूलम इंटू मीटर, बट न्यूटन मीटर इज एक्चुअली जूल, तो जूल अपॉन कूलम इंटू मीटर, और जूल अपॉन कूलम होता है वोल्ट, तो ये वोल्ट मीटर भी कहलाएगा। सो वी कैन एक्चुअली हैव, दिस वाज एक्चुअली आस्क्ड इन वन ऑफ द CBSE बोर्ड एग्जाम्स, तो ये हो सकता है कि JEE के बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट हो। तो there are two units for the electric flux, Newton coulomb into meter square, the Newton meter square upon coulomb, या फिर voltmeter. Now we have understood the electric flux as a concept which is definitely a scalar because it's a dot product between two vectors, or it's a dot of electric field intensity vector and the area vector at any point. और एक very simple case के लिए हमने mathematically define किया. Let us write down the definition and then we'll come to non-uniform electric field and curved areas. So let's write down the formal definition. Electric flux is defined as the number of electric field lines captured by an area held perpendicular to the electric lines of forces, or rather you can also say perpendicular to the electric field. तो अब देख पा रहे हो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैप्चर्ड बाय एन एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर टू द लॉ, और यू कैन आल्सो अल्टरनेटली राइट डाउन परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ फ्लक्स, जैसा मैंने बताया था कि फ्लक्स इसका यूनिट है वोल्ट मीटर या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम, एंड दूसरी चीज फ्लक्स इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, तीसरी चीज क्या है, फ्लक्स कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो फ्लक्स जो है पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है, जैसा कि स्केलर्स के साथ होता ही है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में थोड़ा आपको बैठा होगा, इट्स अ कंसेप्ट एक्चुअली, तो इट हैज टू सिंक इनटू योर माइंड कि जब भी कोई वेक्टर फील्ड होता है तो उससे एसोसिएटेड एक फ्लक्स हम डिफाइन करते हैं, और वो फ्लक्स एक्चुअली दिस काइंड ऑफ अ फ्लक्स कैन बी डिफाइंड फॉर फ्लूइड्स ऑल्सो। जैसे हमने फ्लो रेट निकाला था इन दी फ्लूइड मैकेनिक्स में, आपने पढ़ा होगा कि फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर वी टॉक्ड अबाउट व्हाट इज कॉल्ड एज फ्लो रेट, Q इज इक्वल टू A इंटू V, राइट। What is this flow rate? It is the number of the volume of water that is, or liquid that is coming out of a pipe, or maybe a cross section of a pipe in meter cube per second. And मैथमेटिक अगर हम इसको वेक्टोरल लिखना चाहते हैं, इसको Q इज इक्वल टू A डॉट V लिखेंगे। तो वंस अगेन आप देख रहे हो कि वी डिड नॉट डेफिनेटली इंट्रोड्यूस एरिया एज अ वेक्टर इन 11th, बट दिस एरिया वेक्टर हैज बीन डॉटेड विद अ वेलोसिटी। सो यहाँ पर जो वेलोसिटी फील्ड है, यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड था, यहाँ पर हमारा वेलोसिटी फील्ड है। उस वेलोसिटी फील्ड का हमने डॉट प्रोडक्ट एरिया वेक्टर से निकाला। तो फ्लक्स इज अ वेरी नॉर्मल थिंग विच इज it's a very well used concept in physics in so many places. तो यहाँ पर ये जो flow rate है, it's again a dot product between the velocity vector and the area vector. तो यहाँ पर
किस फील्ड का फ्लक्स निकाल रहे हैं, यहाँ पर हम वेलोसिटी फील्ड का फ्लक्स निकाल रहे हैं. सो वी कुड सिमिलरली फाइंड आउट फ्लक्सेस इन सो मेनी अदर केसेस. हीट फ्लो में भी हम फ्लक्सेस निकाल सकते हैं. दैट कुड हियर एटलीस्ट क्या है, यहाँ पर एक कोई फिजिकल चीज़ है जो क्रॉस हो रही है. यहाँ पर हम किसी चीज़ को नाप रहे हैं, दैट इज़ वाटर. यहाँ पर जो नापी जा रही है वो भी एक फिजिकल चीज़ है, लेकिन वो इनविजिबल है. वो है इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसका हम फ्लक्स नापने की कोशिश कर रहे हैं. तो अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जनरली डिफाइन करेंगे फॉर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग विद एरियाज विच आर कर्व्ड एंड ऑफ आर्बिट्ररी शेप. सो उसके लिए मैं टू अप्रिशिएट दैट फैक्ट दैट व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, व्हाट वी आर डीलिंग विद, व्हाट विल डू इज बेसिकली ड्रॉ एन एरिया विच इज़ बेसिकली अ कर्व्ड एरिया. तो मैंने बताया था कि ये कर्व्ड एरिया का एक यूनिक एरिया वेक्टर तो होता नहीं है. तो हम क्या करेंगे, इस पूरे एरिया को डिवाइड कर देंगे इनटू वेरियस स्मॉल ग्रिड्स एंड उस हर ग्रिड का हम एक छोटा छोटा एरिया एसोसिएट करवा देते हैं इसके साथ. तो व्हाट हैपन इज कि दिस विल देन बी डिवाइडेड इनटू इनफाइनाइट नंबर ऑफ एरिया वेक्टर्स एंड देन वी कैन डिफाइन फॉर ईच स्मॉल एलिमेंट ऑफ द एरिया दैट वी आर टेकिंग. सो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा डीए एरिया लेते हैं. इस डीए एरिया का एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा डीए वेक्टर, और साथ साथ में हम लोग करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस भी ड्रॉ कर लेते हैं. सो लेट्स ड्रॉ सम काइंड ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दैट आर गोइंग आउट लाइक दैट. मान लेते हैं यहाँ पर वो ऐसे जा रहा है, यहाँ से वो निकल के ऐसे निकल रहा है. सो आप देख पा रहे हो कि द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर नॉट यूनिफॉर्म, दे आर आर्बिट्ररीली कर्व्ड. एंड ये जो पर्टिकुलर एरिया पर अगर अपन फोकस करें तो इट्स अ स्मॉल एरिया डीए वेक्टर, और इसको क्रॉस करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकल रहा है उसको उस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैल्यू ई ले लें, और इस वक्त इसके बीच में कोई एंगल थीटा ले लें. तो क्या होगा कि एक छोटे से एरिया के लिए छोटा सा फ्लक्स जो हम लिख पाएंगे डी फाई इक्वल टू ई डॉट डी ए हो जाएगा. तो इस तरीके से हमने क्या किया कि फॉर अ कर्व्ड एरिया विच हैज गॉट इनफाइनाइट नंबर ऑफ एरिया वेक्टर्स, वी डिवाइडेड दिस होल एरिया इनटू स्मॉल ग्रिड्स. छोटे छोटे पीसेस में हमने डिवाइड किया है, और हर पीस के लिए हमने एक एरिया वेक्टर दे दिया है, और साथ साथ में उस पर्टिकुलर छोटे से एरिया के लिए छोटा सा फ्लक्स लिखा है यहाँ पर डी फाई इक्वल टू ई डॉट डी ए. और उस फ्लक्स को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे फॉर द एंटायर सरफेस, सो दैट उस पूरे एरिया के थ्रू कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैप्चर हो रहा है हम लोग डिराइव कर लेंगे. सो देयरफॉर टोटल फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस एस, दिस सरफेस को हम लोग एस ले लेते हैं. This will be integration of E dot dA to be carried out for the entire surface S. Then we'll get the total flux that is captured by this curved area due to the non-uniform electric field that is cutting through this. So in general we have defined electric fluxes. We've defined it for a plane area, now we defined for a curved area. I hope now a little bit of the concept of electric flux is now gathered in your mind. So now what is the link between the electric flux that we are talking about and what is this Gauss law that we have to arrive at. So we'll discuss now using the concept of electric flux. We'll define what is Gauss law. So what is this Gauss law? Gauss law says that the total electric flux captured by a closed surface is equal to the algebraic sum of charges that is enclosed by that surface. मतलब अगर मैं क्लोज्ड बैलून जैसा कोई सरफेस है, कोई भी शेप का सरफेस ले लूँ, और उसके सरफेस के थ्रू टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितनी जा रही है उसको नापूं, तो मुझे पता चलेगा कि वो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटल वो कैप्चर कर रहा है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टोटल चार्ज, algebraic sum of the total charge which is inside that surface, and the equality sign is obtained by dividing that algebraic sum of the charges by epsilon naught if you are considering the Gaussian surface to be in vacuum. तो इसमें ये हो गया कि what is this Gauss law? The total electric flux passing through
a closed surface, the total electric flux passing through a closed surface is equal to the algebraic sum of electric charges enclosed by the surface divided by the electric permittivity of the medium in which the closed surface is taken. तो हम क्या कह रहे हैं कि the total electric flux passing through a closed surface is equal to the algebraic sum of the electric charges enclosed by the surface divided by the electric permittivity of the medium in which the closed surface is taken. Now, if I write it mathematically, it's going to be a very short statement. English में इसको define करने में हमें हर चीज़ को बताना पड़ रहा है. Mathematically it becomes very condensed. अगर suppose मैं कोई भी एक surface ले रहा हूँ S और उसके अंदर बहुत सारे charges हैं मान लेते हैं. Let's assume that there is Q1, Q2, Q3, so on up to Qn. Then if I measure the total electric flux through this complete surface, then that electric flux totally is equal to what? This electric flux through this surface, closed surface S, is nothing but the sum total of the charges Qi divided by epsilon naught, assuming that all the charges are kept in vacuum and so all the charges are kept in vacuum and these charges which have been kept in vacuum has been sum total कर दिया है, उसका sum total किया है divided by epsilon naught किया हुआ है. So that thing actually is the Gauss law. So this closed surface के through जो flux हमने जो left hand side में लिखा that has to be mathematically calculated, and that is done by doing an integration of E dot dA as you know it, and it has to be a closed integral because the surface is a closed surface. So in which case on the LHS you've got a mathematical formula for the flux phi s, which is closed integral of E dot dA. The surface S has been taken, and on the right hand side is a very simple expression of summing up the total charges from n1 to n, I ranging from 1 to n. There is an index number going from 1 to n. So मतलब ये हो गया कि एक तरफ जो है हम लोग एक हाईली मैथमेटिकल इंटीग्रल वाला फॉर्मूला है, राइट साइड में एक बहुत ही सिंपल एल्जेब्रिक फॉर्मूला है. तो इन दोनों की जो इक्वालिटी है वो हमको बहुत सी चीज़ों में काम आती है. एंड गॉस लॉ का फॉर्मल प्रूफ तो हमारे कोर्स में है नहीं, बट इफ़ यू वांट टू learn more and to learn the derivation of Gauss law, which is basically valid only because the Gauss law is valid only because Coulomb's law जो है, Coulomb force जो होती है, that has an inverse square dependence from distance. So that is one of the main reason that Gauss law is valid, and the proof underlying this whole of Gauss law is ultimately the crux of the matter is कि Coulomb force is proportional to 1 by r square होता है. So this is the mathematical formula of the Gauss law, and you have taken a surface S and उसके अंदर बहुत सारी charges हैं और बाहर भी charge हो सकती हैं. There could be Q1, Q2 and all that lying somewhere scattered and all that. बट ये जो RHS के अंदर है वो देख पा रहे हो कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो समेशन, जो टोटल फ्लक्स जो सरफेस कैप्चर कर रहा है, उसमें ये चार्जेस राइट साइड में नहीं आ रही हैं. तो ऐसा नहीं है कि ये लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बना रही है, ये भी बना रही हैं, लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स बनाएंगी, या फॉर एग्जांपल Q1 के कारण अकेले अगर मैं इस सरफेस के थ्रू टोटल फ्लक्स को कैलकुलेट करने की कोशिश करूँ तो वो ज़ीरो आएगा. तो इसमें मतलब हो गया कि इसका जो कंट्रीब्यूशन थ्रू दी क्लोज सरफेस है वो ज़ीरो हो जाएगा. तो मतलब जब चार्ज इस सरफेस के बाहर लाई करेगी
तो वो चार्ज का इस सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स कंट्रीब्यूशन वो ज़ीरो होगा, लेकिन वही चार्ज अंदर होगा तो वो फ्लक्स को कंट्रीब्यूट करेगा। ऐसा नहीं कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ नहीं बना रहा है, सरफेस पे डेफिनेटली बना रहा है, लेकिन